बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे जो अगले मेहमान मेरे साथ आए। आज का जिस हवाले से हम बात करेंगे, एयर इंडिया का अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ था। ये फ़्लाइट हवा में सिर्फ 40-45 सेकंड के लिए रही। अनबिलीवेबल। रनवे से टेक ऑफ करती है और उसके बाद जहाज़, और ये थ्रेशोल्ड पीरियड को इसने गुज़रना होता है। जहाज़ ने इतनी स्पीड पकड़नी होती है कि ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा सके, मगर जहाज़ उठा, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। अल्टीमेटली साहब, आई नो ये कोई समुंदर में से तो ढूंढना नहीं था, इसका जो ब्लैक बॉक्स है वो तो मिल गया, मगर कहा जाता है कि वो ब्लैक बॉक्स बहुत डैमेज हुआ था, बहुत डैमेज हुआ था। बहरहाल हिंदुस्तान ने वो ब्लैक बॉक्स दे कुडंट रिकवर के लास्ट में 40 सेकंड में कितनी बात हुई होगी, कितनी बात 40 सेकंड में हुई होगी। इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, रादर देन इज्यूमिंग एनीथिंग, कि हम कोई चीज़ अज्यूम करें या इजम्पशंस पे चलें, और इतनी फेक इन्फॉर्मेशन है बाहर के खुदा की पनाह। आई हैव 2 इंजीनियर्स, 2 इंजीनियर्स की जब मैं बात करती हूँ, एक तो हमारे साथ हैं जनाब रेहानुल हक साहब, जिनको हम रेहानुल हक की साहब, रेहानुल हक साहब हैं। रेहानुल हक साहब से मैं आपकी पहले भी मुलाकात करवा चुकी हूँ। आपने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी और बड़ी मोटी किताब लिखी, स्काई इज़ द लिमिट। और डेफिनेटली बहुत से लोग जो एविएशन के शोबे में आना चाहते हैं, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम हिम। अ वंडरफुल 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 मैन। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बाज़ लोगों की मैं शायद इस वक्त कहूँगी तो आप समझेंगे कि शायद वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं, ही इज़ डाउन टू अर्थ, अ वंडरफुल मैन, वेल पोजीशन, बेहतरीन इंसान, मगर ये आवाज़ के हवाले से ही इज़ ऑलवेज बिसाइड अस। एंड आई थिंक इसकी वजह ये है कि वो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको पता ही है कि गीतियारा 770 का हिस्सा है, प्रोग्राम का हिस्सा है, कॉम्प्लीमेंट्री। I have never seen any Pakistani doing a volunteer work, but she's the only Pakistani who does volunteer work. She's very pretty, she is very presentable, and outdoor हमारी शूट में गीतियारा जी हेल्प करती हैं। और मेरा ख्याल है एक औरत अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह यह है कि उसका शौहर और उसका बेटा उसको सपोर्ट करता है। जनाब रेहानुल हक साहब, बुनियादी तौर पे ही इज़ एन इंजीनियर, अ वंडरफुल वेरी हैंडसम मैन। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ओह एक सेकंड, मैं बहुत नालायक शागिर्द हूँ। मैं सारे माइक को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से वो फैमिलीज़ और जितने उनके जो भी प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए इस हादसे की वजह से, उनके साथ अफसोस करूँगा, क्योंकि हम हैं आदम की औलाद। वो इसराइल में हो, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, या दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, हम सब एक हैं। मैं ये समझता हूँ हम सब इंसान भी हैं और रिश्ते में भाई भी हैं, बहन भी हैं। बहुत खूबसूरत इंसान। तो हमें बांट दिया गया है और बढ़ गए हैं। जैसे अभी आप पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रही थी कि पैसे ने हमें तकसीम कर दिया है, तो ये तकसीम बुनियादी तौर पे नहीं है। हम इसको इस तरीके से देखें कि हम एक ही ख़ानदान हैं। जब एक ही हमारे खून का रंग एक है, खून का रंग एक है, बाप दादा हमारे एक हैं, अगर हम ये कहें कि आदम की औलाद है, तो फिर वही रिश्ता तो बनता है ना सबसे। तो अफसोस है जो भी हादसा हुआ, जहाँ पे भी हुआ। और यहाँ इस प्रोग्राम में हम इस पॉसिबल कॉजेज़ की बात करेंगे, लेकिन किसी भी डेफिनेट उससे नहीं, क्योंकि हमारे पास वो वसाइल नहीं है जिसे हमें इन्वेस्टिगेटिव, हाँ, डाटा हमारे पास हो ना। हम उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि हमारे पास वो मवाद है, वो चीज़ है। लेकिन मैं और मेरे काबिल एहतराम दोस्त जुनैद अंसारी साहब, हम सिर्फ पॉसिबल कॉजेज़ की बात करेंगे कि क्या मुमकिनात हो सकती हैं। आप दोनों इंजीनियर्स हैं, दोनों एविएशन में ही काम किया। कितनी ज़िंदगी आपने गुजारी? जब अंसारी साहब शामिल होंगे उनसे भी पूछ लेंगे कितनी ज़िंदगी आपने गुजारी एविएशन? मेरे तो 45 साल समझे, अभी रिटायर हुआ हूँ, तो 45 ईयर्स एविएशन में। मगर फिर भी आप 17 साल के हैं। काश। नहीं, वैसे इंसान को मेंटली जो है वो रहना चाहिए जवान, जिंदा दिल।
वो कभी अपने आप को बुरा नहीं महसूस करे, ना उसको महसूस करना चाहिए। एग्जैक्ट, एवरी लाइफ हैज, एवरी टाइम ऑफ एज का हर जो हिस्सा है वो हमें कुछ नया सिखा के जाता है। अच्छा, रेहानुल हक साहब, आपकी किताब स्काई इज द लिमिट, क्विक 4 लाइनें उसके बारे में। ये किताब असल में कोविड के दौरान लिखी मैंने, और मकसद ये था कि इसमें जो है सिर्फ एटीट्यूड की बात की गई है, क्योंकि हम सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल तो हम सीख जाते हैं, वो इंजीनियर हो, पायलट हो, डॉक्टर हो, लेकिन असल जो चीज़ है जो कि इंसान को इंसान बनाता है और पोजीशन पे लेके जाता है, वो उसकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। उसके अंदर एम्पैथी हो, उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग हो, उसमें कम्युनिकेशन की हो, या और दूसरी वो सब चीज़ें हों, तो वो सब जो है वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो ये पूरी बुक जो है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर है कि हम किस तरीके से उसको डेवलप करें और कामयाबी पे कामयाबी हासिल करें। So this means sky is the limit is useful for every human being in any field. वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब, अपने शौहर और बीवी की तरह कामयाब रहना है, या अपने कारोबार में कामयाब होना है, या स्टाफ मेंबर्स में कामयाब होना है, तो इनकी किताब स्काई इज़ द लिमिट अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे भी जो अवेलेबल है, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आपसे रिक्वेस्ट है इस किताब को ज़रूर देखिएगा, स्काई इज़ द लिमिट। जनाब रेहानुल हक साहब, रेहान साहब, अब हम आते हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट है। इन दिनों में तो बल्कि मेरा दिल चाहता है कि आपको 770 का बाकायदा हिस्सा बन जाना चाहिए। सिंस डोनाल्ड ट्रंप केम इन कैनेडा, देयर वाज वन एक्सीडेंट, ऑलमोस्ट वन एक्सीडेंट एवरी वीक। आपको याद होगा, चाहे वो हेलीकॉप्टर का हो, चाहे वो जहाज़ों का हो। एक जहाज़ तो यहीं आके हमारे ही रनवे पे लेट गया था। ये जो एयर इंडिया का वाक़या है, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। फ़्लाइट से पहले कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस अपलोड की जिसमें इंटरनल सिस्टम कोई भी नहीं काम कर रहा था। जहाज़ उड़ता है, 40 सेकंड के अरसे में सिंक हो जाता है। क्या वजह है? और 40 सेकंड का कितना डेटा होगा ब्लैक बॉक्स में? बिल्कुल, अच्छा ऐसा है कि एयर ट्रैवल जो है बहुत सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बजूज़ इसके कि जो आपने अभी बताया कि रिसेंटली कुछ हादसा हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एयर ट्रैवल है बहुत ज़्यादा सेफ़ है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि 80% जो हादसा होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और एयरक्राफ्ट में भी सारे सिस्टम इतने वाइटल होते हैं। जो वाइटल सिस्टम हैं वो 3-3 लगे हुए होते हैं, बाकी जो हैं ऑलमोस्ट 2-2 लगे हुए होते हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। यानी एक सिस्टम और इसको उसका सेकंड एंड थर्ड उसी सिस्टम का, वही उस तरीके से लगे हुए हैं। तो अगर कोई एक फेल हो भी जाए तो दूसरा नहीं तो तीसरा, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि जहाँ पे इस तरीके से हो। बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ हम कहते हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से हादसा हुए, ज़्यादातर जो है वो ह्यूमन एरर को मैं ब्लेम करूँगा कि वहाँ पे होते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे पास वो हैं जिसको हम फ़िलहाल डिस्कस करेंगे, लाएंगे उसमें। हाँ, रहा ये कि ये एयर इंडिया का जो हादसा हुआ है उसकी क्या वजह हैं। जैसे आपने कहा कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मवाद जो है वो आ रहा है। लोग, अब मुझे नहीं मालूम कि वो अपने चैनल के लिए या अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को और बड़ी ऑथेंटिक करके वो गलत बयानी करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये किसी भी ख़बर को या उस चीज़ को वो एक्सेप्ट ऐसे ना करे इंसान, और ना हम उसकी बात करेंगे कि ये हादसा इस तरीके से इसलिए हुआ। कोई चीज़ हमारी, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन का ना हिस्सा है ना हमें मालूम है, हमें जो मालूमात आ रही है वो अगेन इसी मीडिया के थ्रू आ रही है। तो उस मीडिया के थ्रू जो होंगे उसके उस पर हम इस पर बात कर सकते हैं कि ये हादसा जो हुआ तो उसमें क्या वजूहात हो सकती हैं। क्या वो लॉस ऑफ पावर थी कि उसने इंजन ने काम करना ख़त्म कर दिया कि जस्ट 40 सेकंड के बाद ये, हाँ, अब यही सारी चीज़ें हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक वो है। क्योंकि अच्छा, फिर जो ऐसा आपने कहा वो 30 सेकंड की जो बात हो रही थी, तो वो 30 सेकंड की बात नहीं है सारी। जिस वक्त से वो एयरक्राफ्ट इंजन स्टार्ट हुआ या उससे पहले का भी, वो सारा डाटा जो है वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अंदर जो है वो स्टोर हो रहा है। और वही चीज़ असल में ये जो ब्लैक बॉक्सेस हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिससे हम शॉर्ट उसमें बात कर रहे हैं।
तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो उसको प्रिंट करता है, वो स्टोर करता है। रिकॉर्ड करता है या प्रिंट करता है? दोनों चीज़ें हैं। प्रिंट भी करता है। प्रिंट से मतलब ये कि उसमें पुराने उसमें जो है एल्युमिनियम फॉइल होती थी जिसमें वो प्रिंट करता था ताकि वो चीज़ जले। एल्युमिनियम फॉइल करके भी इस तरीके से वो रिकॉर्डर होते थे। तो वो डिफरेंट टाइप फॉर्मेट है जिसमें वो जो है डाटा जो है उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो रहा है। और दूसरा जो है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहलाता है, जो भी कम्युनिकेशन कॉकपिट में हो रही है वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो लास्ट 2 आवर्स की रिकॉर्ड होती हैं। तो जैसे एयरक्राफ्ट जिस वक्त से वो पुश बैक हुआ या वो पायलट बात कर रहे हैं या उससे कंट्रोलर से बात की या उन्होंने आपस में बात की, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे रिट्रीव हो सकती है। अभी जो आज हमें खबर मिली है वो ये हुआ कि बेसिकली उन्होंने रिट्रीव कर लिया। और अगर आप तस्वीर देखें तो वो जो एयरक्राफ्ट का जो कोन जो है जिसमें अगर आप टेल का पार्ट, हाँ टेल जो है, तो इसमें अगर आपकी प्रोडक्शन टीम ये स्लाइड नंबर 1 नॉट स्लाइड नंबर 1 हाँ ये देखें, इसमें देखें ये टेल जो है इसकी काफ़ी इंटैक्ट है। तो इसी पोर्शन में क्योंकि ये सबसे हाँ सेफ़ होती है, सबसे ज़्यादा सेफ़ होती है, तो इसमें ये इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाता है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ये जो है इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि वो इंडियन अथॉरिटीज़ जो थी उसको वो डिकोड नहीं कर पाई इसका डाटा। अब वो जो है अमेरिका भेज दिया गया। अब इसमें क्या है कि कोई भी, पहली बात तो ये है कि कोई भी अपनी वो साख को बरकरार रखेगा। जी आप बात कीजिए। जी, कोई भी अपनी साख को जो है वो साख को जो है अपनी बरकरार रखेगा। ये नहीं कहेगा कि हमसे ही गलती हुई या हमने वो किया। वो एयरक्राफ्ट बनाने वाला हो या एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाला हो, तो हर एक कोई जो है अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा। तो एक सवाल करना चाह रही हूँ, अगर हम इसी तस्वीर को देखते हैं तो आपने अभी लफ्ज़ कहा कि ये फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो है टेल की उस कोन में होता है, और वो लोग जो टेलीविज़न देख रहे हैं और जिन लोगों को ये तस्वीर याद भी हो, तो बिल्कुल जहाज़ में बिल्डिंग में अंदर के हिस्से में आग लगी मगर टेल पे आग नहीं थी लगी। आपने फिर दूसरी बात कही कि उस रिकॉर्डर को तो निकाल लिया गया मगर उसका डाटा करप्ट हो गया, वो दे कुडंट, तो ये तो डैमेज ही नहीं हुआ ये वाला हिस्सा, तो वो ब्लैक बॉक्स कैसे डैमेज हो गया? मगर टेल तो देख लीजिएगा इंटैक्ट नज़र आ रही है, कोई आग नहीं लगी, कोई टूटी फूटी नहीं, तो वो कैसे इनकरप्ट हो गया? कैसे वो ब्लैक बॉक्स जो है वो सही डेटा रिट्रीव नहीं कर सके? इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। ये तो बहरहाल जो हमारे पास न्यूज़ आई या जो हम देख रहे हैं, तो उससे ये हुआ कि इंडियन एजेंसीज़ जो थी, अथॉरिटीज़ जो थी, उनकी जो लैब थी वो इससे डाटा रिट्रीव नहीं कर पाई, डिकोड नहीं कर पाई। ठीक। तो उन्होंने ये बयान दिया कि वो डैमेज था, इसलिए अब उसको यूएस भेजा गया है ताकि यूएस वाले उसको डिकोड कर सकें। तो उस 30 सेकंड की जो फ़्लाइट फेज़ थी टेक ऑफ के बाद या उससे पहले की, वो सारी डिटेल जो है इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी, जिससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है, चलिए अब हम, इट इज़ नॉट, अब ज़ाहिर है आपका सारी ज़िंदगी आप एज एन इंजीनियर 45 साल का आपका तजुर्बा है, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है कि 40 सेकंड में ऐसा क्या हुआ होगा कि जहाज़ टेक ऑफ करता है और उसके बाद डिसेंड कर जाता है? देखें, ये अभी आपके यहाँ स्लाइड चल रही है जिसमें पॉसिबल कॉजेज़ में 2 मेन पॉसिबल कॉजेज़ हैं, लॉस ऑफ पावर और लॉस ऑफ लिफ्ट। ठीक है ना? तो एक लॉस ऑफ लिफ्ट क्यों हुई? क्या उसमें पायलट ने जो फ्लैप की या उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सही सेलेक्ट नहीं की? अब ये हमें जो है फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर से ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा ये है कि लॉस ऑफ पावर अगर हुई है तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो हो सकते हैं। किसी ने बात की बर्ड स्ट्राइक की, तो जो वीडियो हमने देखी है तो हमें कहीं पे भी बर्ड ऐसी फ्लॉक नज़र नहीं आया कि बर्ड स्ट्राइक हुई हो और उसने दोनों इंजन को डैमेज किया हो। अगर एक इंजन डैमेज होता है, एक से भी थोड़ा सस्टेन कर लेता वो। दूसरी ये कि विंड शेयर को भी हम रूल आउट कर देते हैं। विंड शेयर एक आंधी नहीं थी, हाँ, एक गस्ट है हवा का जो कि नीचे ऐसे गिरता है और उसके बाद ज़मीन से गिर के वो गोल गोल वॉर्टिसेस बनाता है, तो उसमें जो है अनरिलायबल हो जाती है और वो लिफ्ट ख़त्म हो जाती है। इंजन फेलियर जो है एक बहुत बड़ा वो है चांस कि इंजन, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें एक एयरक्राफ्ट में लगा होता है जिसे हम कहते हैं रैट।
और रैट छोटा सा एक पंखे वाली डिवाइस होती है, वो नीचे गिर जाती है और वो प्रोपेलर हवा की वजह से, जो कि विंड मिलिंग की वजह से वो चलना शुरू होती है, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोलिक पावर जनरेट करती है। यानी उसका बैकअप सिस्टम। बैकअप बिल्कुल लास्ट एक वो जो कंडीशन है उसमें ज़ाहिर बात है, जब अगर आपका इसमें रैट ऑपरेट हुआ है तो इसका मतलब है कि दोनों इंजन क्या फेल हो गए। अब ये है एक्सट्रीम पॉसिबल। हाँ, अब यही है कि यहाँ पे सवाल ये है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक बड़ा वैसा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के बाद मतलब ये है कि उसने लिफ्ट कर गया वो, और लिफ्ट करने के बाद उसी लम्हे जो है उनको हुआ कि कुछ गड़बड़ है, जो कि पायलट ने फिर एटीसी को मैसेज किया मेडे करके। अच्छा, मेडे। हाँ, और उसमें ये भी आ रहा है कि उन्होंने ये भी बताया कि उनके इंजन की पावर जो है वो ख़त्म हो गई है, कि इंजन में पावर नहीं है। और उसके बाद जो है चूँकि वो जहाज़ उड़ गया था और ऑलमोस्ट उसमें जिस वक्त होता ये है कि जिस वक्त आप क्लाइंब करते हैं तो ये दोनों पायलट जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं। एक पायलट जो है वो उसको फ्लाई कर रहा होता है, दूसरा मॉनिटर कर रहा होता है। अब उसने उसको देखा कि उसकी पॉजिटिव क्लाइंब है 400 फीट, या उससे पहले ही वो उसको कहेगा कि गियर अप कर दो, क्योंकि जो लैंडिंग गियर डाउन होता है बहुत ज़्यादा ड्रैग इंड्यूस करता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो दूसरा पायलट है वो उसको लीवर को ऊपर कर देता है, जिससे गियर जो हैं, जो पहिए हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमने देखा कि पहिए थ्रू आउट उसके वो नीचे रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही टेक ऑफ किया और अगर इन्होंने इंजन पावर लूज़ की है तो ये उसमें इंगेज हो गया है कि किस तरीके से इसको रिकवर करो। मगर 40 सेकंड में तो पहिए ऊपर नहीं जाते, नहीं, उससे पहले ही हो जाते हैं। अगर आप देखें तो टेक ऑफ करने के बाद ही जो है, जैसे ही पॉजिटिव इनको दिखती है कि पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब है, तो ये फिर गियर अप कर देते हैं। तो 400 फीट या उससे पहले ही जो है उसमें वो उसको कर दिया जाता है। ये जहाज़ जो है 625 फीट पे तक पहुंचा है, 625 फीट की बुलंदी पे। उसके बाद चूँकि इसमें पावर नहीं थी तो वो जो था, अगर आप देखें जो क्लिप आए हैं तो उसमें नोज़ थोड़ी अब दिखी है, लेकिन एयरक्राफ्ट जो है सिंक करना शुरू कर दिया और उसके पास ताकत ही नहीं थी उठने की, तो वो जहाँ पे बस वो 30 सेकंड में जो था वो गिर गया। हम उसी स्लाइड को दोबारा देखते हैं तो आप उन्हीं यानी जो 4 चीज़ों को तो आपने हाईलाइट कर दिया कि लॉस ऑफ पावर में बर्ड्स वहाँ पे नहीं थे, कोई जिसको कहते हैं वावरोला जिसको कहते हैं, या भंवर भी नहीं था, हवा का शेयर भी नहीं थी, इंजन फेलियर, एक इंजन फेल हो सकता, मतलब दोनों इंजन कैसे फेल हो गए, फ्यूल स्टार्वेशन। हाँ, फ्यूल स्टार्वेशन, इसमें हम फ्यूल स्टार्वेशन आप ऐसे देखें कि हम इसमें ब्रिटिश एयरवेज़ की एक फ़्लाइट थी और एक हादसा हुआ था, हम उसका जिक्र करेंगे। वो बीजिंग से फ़्लाइट आ रही थी और लंदन हीथ्रो पे उतरते वक्त अगर आप देखें उस वक्त तो बिल्कुल अप्रोच पे उनके जो थे वो दोनों इंजन जो थे वो बंद हो गए। अच्छा, इसमें हुआ ये कि जो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और पायलट को बहुत इन्होंने ऑनर किया, पायलट और क्रू को, और इन्होंने सेफ लैंडिंग करा दी। सेफ तो नहीं कराई, एयरक्राफ्ट जो था स्क्रैप हो गया और इन्होंने एक तो आबादी से जो भी मैनूवर किया तो आबादी से बच गए और रनवे से 300 फीट शायद पहले ये उसमें घास में उतर गए। वही अगर आप देखें तो रनवे से पहले ही ये लैंड कर गए और उससे एयरक्राफ्ट जो था कंप्लीट डैमेज हो गया और कुछ लोगों को चोटें आई जिसमें एक कोई सीरियस था, मगर फिर भी आग नहीं लगी। हाँ, कोई ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि वो जो दोनों इंजन थे वो उसके अंदर फ्यूल जो था वो नहीं जा रहा था। जब फ्यूल नहीं जा रहा है तो उसमें वो समझे कि वो इंजन बंद हो गया। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो एयरक्राफ्ट जो था चूँकि वहाँ बीजिंग से आ रहा था और कहते हैं कि ये मंगोलिया और साइबेरिया के ऊपर से फ्लाई कर रहा था और 40,000 फीट पे, हालांकि फ्यूल जो है जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल यूज़ होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -40 होता है तकरीबन डिग्री सेल्सियस, -35 to 40 उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। और इसमें फ्यूल में मुख्तलिफ स्टेजेस में उसकी हीटिंग भी की जाती है ताकि वो जमे ना। लेकिन इसमें जो था क्या हुआ कि वो वाटर कंटेंट ज़्यादा था और वो वाटर जो था वो आइस बन चुका था और उसने आके वहाँ जो था वो चोक कर दिया लाइनों को, जिससे फ्यूल नहीं आया और वो जहाज़ जो था वो बिल्कुल, वो तो शुक्र ये हुआ बिल्कुल अप्रोच के ऊपर लैंडिंग से ज़रा पहले ये हादसा हुआ और उसमें जो था वो
अब आपने यहाँ पे बात की कि ये बीजिंग से इसने फ्लाइट किया, हीथ्रो पे आके उतरा, मगर डेस्टिनेशन तो इसने पूरी कर ली थी ना तकरीबन। जी बिल्कुल। ठीक है, इसने डेस्टिनेशन पूरी करी, लास्ट मोमेंट पे हुआ, अगर पहले भी हो जाता तो पहले मगर और अगर आपने कहा कि मंगोलिया के पास से पूछते हैं टेम्परेचर वाज -35 फ्रीजिंग का आपने जो जिक्र किया, बट स्टिल इट फ्लू सो मच कि अल्टीमेटली हीथ्रो तक पहुंच गया, वेयर एज ये तो अहमदाबाद में ही था। अब फ्यूल स्टार्वेशन की जब आपने बात की तो देयर इज़ अ चांस कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई हो कि जहाज़ को चेकअप होने के बाद उसके फ्यूल में कोई ऐसी नहीं, ये अभी ट्रांजिट था यहाँ पे, जो मुझे पता चला है कि 1-1.5 घंटे का ट्रांजिट था, कहीं और से फ्लाइट आई यहाँ पे, इसने 1-1.5 घंटा वो किया, और ज़ाहिर बात है यहाँ पे फ्यूल लिया होगा इसने, क्योंकि एक लंबी फ़्लाइट थी और फुल लोड था, और 100 टन के करीब इसने फ्यूल लिया यहाँ से, और यहाँ से अब वो गेटविक जा रहा था। और मज़ीद ये कि इनको एक थोड़ा इनका राउट जो है थोड़ा लंबा भी है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर फ्लाई नहीं करते तो थोड़ा इनको और लंबा वो लेना पड़ता है। और चूँकि ईरान और ये पूरी स्ट्रिप जो है, चूँकि वो जंग की वजह से वो है तो एयर स्पेस, तो और मज़ीद इसका मतलब है कि फुल फ्यूल और फुल लोड कार्गो ये सब चीज़ें थी। तो एक वो ये है कि क्या एयरक्राफ्ट के अंदर पावर जो थी वो इलेक्ट्रिकल पावर, क्या वो चली गई, लॉस ऑफ पावर कि इस फेज़ में जैसे उसने टेक ऑफ किया, क्या ऐसा हुआ, एक कुछ उंगलियां इस तरफ भी उठ रही हैं कि अगर कोई लॉस ऑफ पावर थी तो उस लॉस ऑफ पावर ने जो था वो दोनों इंजन को थ्रस्ट जो था ख़त्म कर दिया, अगर फ्यूल नहीं था तो। जहाज़ उड़ने से पहले की एक वीडियो देखने का मुझे मौका मिला था जिसमें एसी नहीं काम कर रहा, लोग पंखे झल रहे हैं। तो देखिए वो जो है, अगर कोई भी इस तरीके से है तो एयरक्राफ्ट जो है, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एयर वर्दी। अगर एयरक्राफ्ट एयर वर्दी नहीं है तो वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो एक कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट है उसमें ख़राबी आएगी और उसमें फॉल्ट आएंगे, लेकिन उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करना है, उसको आपने ठीक करना है। अगर वो सेफ़ नहीं है फ्लाई के लिए तो वो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता, ना वो कैप्टन साइन करेगा, कैप्टन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था अगर वो एयरक्राफ्ट सेफ़ नहीं है, उसमें फॉल्ट ऐसे हैं, ना वो इंजीनियर जो रिलीज़ कर रहा है वो उसने क्यों किया। तो इन्होंने अगर कोई ख़राबी उसमें थी ऐसी तो इन्होंने पर, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो था इट वाज हेल्दी, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड। अनलेस अंदर की हमें बात नहीं मालूम कि उसमें क्या वो था। एक हमने इसमें स्लाइड डाली है जिसमें डिफरेंट थ्योरीज़ भी हैं और मासूमाना सवाल करके भी हमने डाला है, तो उसमें हम देखेंगे बाद में। वो स्लाइड को देखते हैं कि वो स्लाइड क्या है। अब ये क्या है, व्हाट कुड हैव कॉज्ड एयर इंडिया प्लान टू क्रैश इन 30 सेकंड्स 40 सेकंड में, जी बताइए। हाँ, अब यही है ना कि अब सवाल ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या वो ट्रांसपेरेंट होगी, विल इट बी अवेलेबल टू पब्लिक, आम आदमी को क्या वो अवेलेबल होगी हक़ाइक़ के साथ, वी डोंट नो। फिर सवाल ये है कि क्या जो कॉन्फ़िगरेशन थी फ़्लाइट की वो सही पायलट ने सेलेक्ट की हुई थी, कितना लोड था, किधर डिस्ट्रीब्यूशन थी, उस हिसाब से उसकी जो सेटिंग थी क्या उसमें कुछ गड़बड़ थी, क्या दोनों इंजन अगर ख़राब हो गए, उन्होंने थ्रस्ट ख़त्म कर दी तो उसकी क्या वजूहात थी, बर्ड स्ट्राइक नहीं थी, फ्यूल स्टार्वेशन थी, या इलेक्ट्रिकल पावर जो है जिसके ऊपर ज़्यादा एक वो आ रहा है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल पावर वहाँ पे बिल्कुल ही शट डाउन हो गई हो, जो बसेस थी उस पर पावर चली गई। फिर सवाल ये है कि क्या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हिस्ट्री हमें नहीं मालूम, जैसे अभी आपने सवाल किया कि उसमें किसी ने वो डाला है, वी डोंट नो कि उसमें क्या ख़राबियाँ थी, किस ख़राबी के साथ ये एयरक्राफ्ट उसने एक्सेप्ट किया या नहीं था उसके अंदर कोई ख़राबी, क्योंकि उसूलन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेड है। और एक एयरक्राफ्ट की वो मैनुअल होती है जिसे हम कहते हैं MEL, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, उसमें ये दिखाया जाता है कि साहब ये चीज़ ख़राब हो सकती है और किस पे हम, कौन सी गो है कौन सी नो गो है और क्या कंडीशंस है। तो अगर कोई फॉल्ट है जो कि ज़ाहिर बात है पायलट को दिख जाएगी, उसमें मैसेजेस आएंगे, तो उसने क्यों नहीं वो एक्शन लिया। अगर इस तरीके से पहले वो कोई फॉल्ट उसके अंदर थी, उसने क्यों नहीं इंजीनियर को बोला नहीं कि मैं इस एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, पहले इसको फिक्स करो, अगर कोई ऐसी बात थी। अल्लाह आलम।
बड़ी प्यारी ये है कि ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आजकल की दुनिया में झूठ इतना ज़्यादा है, हालांकि कुरान ये कहता है ओ यू बिलीव इट्स फस्क if Fasik come to you with any news verified, वैसे तो हम तो कोई झूठी हदीस भी भेज दे तो हम we start forwarding this, तो always तहकीक कर लीजिएगा। ये सर आपने कहा कि मासूमान सवाल, how transparent will Air India crash investigation? What is it that it makes it non-transparent? तो अगर non-transparent होगा तो इसका तो मतलब है कि इदारा या वहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, तो आई डोंट एक्सपेक्ट। देखिए मेरी उसमें जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने ये देखा है कि जो अच्छी एयरलाइन है वो अपने चीज़ों को, इस तरह की जो ख़राबियाँ हैं बाहर नहीं आने देती। या कोई भी कंपनी होगी वो अपनी बुराई या जो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको सरेआम नहीं करेगी, जिससे उसका साख ख़राब हो, जिससे पैसेंजर का कॉन्फिडेंस ख़राब हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सही। तो अब जो दूसरी दुनिया की एयरलाइन है, सिवाय इसके कि हमारे एक हादसा हुआ, उसके बाद हमारे वज़ीर साहब जो थे एविएशन मिनिस्टर सरवर साहब उनका बेड़ा गर्क कर, तो उन्होंने आके जो एक स्टेटमेंट दी, तो उससे क्या हुआ कि पीआई ने इतना ज़्यादा सफ़र किया पाकिस्तान की एयरलाइन ने कि उनको यूरोप में बैन कर दिया गया। पायलट्स की और इंजीनियर्स की पूरी दुनिया में जहाँ पे भी अगर कोई थे तो उनकी डॉक्यूमेंट की, उनकी डिग्रीज़ की, उनकी जांच पड़ताल की गई। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। अब अगर आप देखें, जो ब्रिटिश एयरवेज़ की हमने बात की थी, तो उन्होंने फ़ौरन ही अपने उन पायलट्स को और क्रू को जो था हीरो जाहिर किया। इस वक्त भी जो है, इस वक्त जिस वक्त ये कैप्टन सुमीत का जनाजा हुआ है, तो मीडिया जो है उसको हीरो साबित कर रहा था। हालांकि अगर आप देखें तो वो सीधा सीधा जाके सिंक हुआ है, उसने राइट लेफ़्ट नहीं किया। लेकिन वो ये कह रहे नहीं उसने कितनी जानें बचा ली, वहाँ तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जगह थी, उसने तो बैंक करके दूसरी तरफ थोड़ा सा वो लेके गया ताकि वो जो है जानों को ज़िया जो है कम से कम हो। तो हर कोई जो है अपने उसको हीरो बनाता है। सही। सिवाय हमारे पाकिस्तान में, और एक एयर ब्लू का भी मैं आपको दूंगा, जो मारगला हिल में हादसा हुआ था, और उसमें जो था पायलट जो था बहुत ही, हालांकि अगर आप उनकी तस्वीर देखें तो उनकी माशाल्लाह मेहराब भी है, दाढ़ी भी है, लेकिन कहते हैं वो फर्स्ट ऑफिसर से बिल्कुल ही गाली गलौज करके और बहुत ही डिग्रेडेड तरीके से बात कर रहे थे, जो उसमें दिखा। अगर आप ये किसी पायलट से इनके ब्लैक बॉक्स में जी जो डाटा मिला, तो ये बहुत बुरी तरीके से उसे झाड़ भी रहे थे, गाली गलौज करके बात कर रहे थे। किससे? अपने को पायलट से। और को पायलट ने इनको बारहा बोला कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, और उसने उनको तंबी भी की, और ये जो है अपने तुर्रम खान बने हुए उसको वो डांट पिटकाट करते रहे। तो ये एटीट्यूड का फ़र्क है। मैं आपको बताऊं कि सलाह, आपको पता है कि मेरा बेटा जो है वो पायलट है, और उसने मुझे बताया कि वो इसी तरीके से एक फ़्लाइट पे था, तो उस वो जो कैप्टन था, इन्होंने 100 फीट बोला। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो वो कुछ उस वक्त नहीं बोला। जब लैंड कर गया उसने बहुत तारीफ़ की और बहुत अच्छी वो उनकी वो इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। उसने कहा तुम्हें ये जो था 100 फीट नहीं कहना था, तुम्हें कहना था 100 फीट, बी स्पेसिफिक। अगर वो यहाँ पे भी कि वो गाली गलौज करके और तुम्हें नहीं आता और तुम्हें, तो वो डीमोरलाइज होगा वो। तो ये एक एटीट्यूड का फर्क। एक जो हादसा हुआ था उसमें उसके पायलट की एटीट्यूड ये हमारे इनका नहीं है, पूरे मुल्क का यही हाल है इत्तेफाक से इसको। तो कुछ ये सिर्फ कहने का मकसद ये है कि दो डिफरेंट जो हैं कल्चर। अच्छा, अभी एयर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो बोइंग की तो बहुत बुरी हालत होगी। बिल्कुल होगी। और अब क्या वजह है कि वो ब्लैक बॉक्सेस जो थे वो इंडिया उसको डिकोड नहीं कर पाया, अल्लाह वाला। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ जनाब अंसारी साहब, ये मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जुनेद अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। जुनेद अंसारी साहब अपनी लीव ऑफ 2-4 दिन की छुट्टी पे यहाँ पे आए हुए हैं। ज़ाहिर उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने रेहान हक्की साहब के बारे में आपको शुरू में भी बताया,
और अ जेम ऑफ अ मैन, हकीकत में ही इज़ अ जेम ऑफ अ मैन। और ज़ाहिर है इस प्रोग्राम के हवाले से हम सब दुखी भी हैं, जिन लोगों की डेथ्स भी होती हैं, हादसाती डेथ्स होती हैं। तो रेहानुल हक साहब जो हैं, जुनैद अंसारी साहब को ख़ास तौर पे उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, मगर उनको लेके स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जुनैद अंसारी साहब एयर इंडिया के साथ एज एन इंजीनियर काम भी करते हैं। एट द मोमेंट ही इज़ वर्किंग विद कुवैत एयरवेज़। जुनैद अंसारी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई, वंडरफुल मैन, बहुत शुक्रिया उनका। 40 सेकंड का दौरानिया, ये जो लोग इस फ्लाइट में थे, इनका खून किसके हाथों पे जाएगा? आपने कहा कि इंडिया ने कहा है कि उस ब्लैक बॉक्स को से डेटा रिकवर नहीं वो कर सके। नाउ रादर देन गिविंग इट टू द बोइंग, बिकॉज बोइंग कंपनी का ये जहाज़ था, दे गेव इट टू फेडरल एविएशन अथॉरिटी को उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, जो कि अमेरिका में पेरेंट कंपनी है ऑफ द बोइंग। सो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोटेक्ट बोइंग कि भाई बोइंग का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि बोइंग तो अदरवाइज डिच हो जाएगी। बोइंग के तो बहुत सारे हादसे भी हुए हैं, बोइंग तो बहुत सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी नहीं मीट कर सका। तो फेडरल एविएशन अथॉरिटी तो वुड लाइक टू प्रोटेक्ट अमेरिका, वुड लाइक टू प्रोटेक्ट बोइंग। सो जो मलबा गिरेगा वो तो हो सकता है आप इंजीनियर्स के ऊपर इंडिया में जा गिरे। जी बिल्कुल सही। देखिए, कोई भी हादसे में या कोई भी एक्सीडेंट में, पर्टिकुलरली एविएशन, थोड़ा सा माइक के करीब अगर आ जाए तो पर्टिकुलरली एविएशन एक्सीडेंट जो है, इसमें अपन 3 चीज़ें कर सकते हैं कि या तो पायलट की गलती है, या इंजीनियरिंग फॉल्ट मतलब मेंटेनेंस का, या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर की, या चौथा वेदर वाज परफेक्ट। पायलट बेचारे चले गए तो दे हैव नोबडी टू डिफेंड, मतलब वो खुद की डिफेंड नहीं कर सकते, अदर पायलट लॉबी कैन। इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस ओके, दे कैन कम अप विद थिंग्स। कोई भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, बिकॉज सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन प्रूवन कि इतनी बार आपको ये किया जाता है कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो नहीं निकलता रीज़न, बहुत ही अजीब रीज़न निकलता है। तो इसलिए जब तक आपके पास हार्ड फैक्ट्स या एक्चुअल स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं हो, जो ब्लैक बॉक्स के अंदर आप यू कैन नॉट प्रूव और डिसप्रूव कि क्या है। और बड़ी कमाल की बात यह है कि जैसे अभी रेहान साहब कह रहे थे कि वो ब्लैक बॉक्सेस बताए गए कि करप्ट हो गए, दे आर बिल्ट सो स्टर्डी एंड दे आर बिल्ट सो वेल। अगर आप उसको देख के गूगल पे देख लें, दिस इज कॉमन पब्लिक नॉलेज। मैं कोई बोइंग के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम एन इंजीनियर, मेरे लिए बोइंग एयरबस बोथ आर एज गुड कंपनीज। इनफैक्ट बोइंग इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एविएशन। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि एक एयरक्राफ्ट जिसकी टेल एरिया पूरा जो है वो साबित है, जो आपने अभी फोटो में स्लाइड लगाई थी उसमें दिखाया था, उसके अंदर के ब्लैक बॉक्सेस बिकम करप्टेड। इम्पॉसिबिलिटी, बिकॉज दिस डेटा, एक टेक्निकल चीज़ से मैं आपको बताता हूँ कि दिस डेटा इज स्टोर्ड ऑन चिप्स, और वो डेटा करप्ट जब होता है जब वो व्हेन इट इज स्ट्रीमिंग डेटा, ये तो अब स्टोर हो चुका है, स्टोर होने के बाद देयर इज नो वे इट कैन बी करप्टेड अनलेस उसको आग लग जाए और आप उसको चिप को निकाल के, जैसे आईसी होती है, हर आदमी ने देखी हुई, फ़ोन खोल के देखिए, टीवी खोल के देखिए, आईसी इज जस्ट अ प्लास्टिक एंड मेटल थिंग, उसको आप तोड़ दें एक्चुअली, जो इस केस में नहीं हुआ। दी ब्लैक बॉक्सेस हैव बीन रिट्रीव्ड इंटैक्ट, उस एरिया में आग भी नहीं लगी, तो किस तरह से करप्ट होगा? एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल। लेकिन आई कैन नॉट से इट इज माय। पहलगाम का भी वाकया हुआ, मैं आपको किसी पॉलिटिकल चीज़ में नहीं लेके आना चाहती। इस जहाज़ की टेल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, आग भी नहीं लगी। इंडिया ने कहा है कि डेटा इनक्रप्ट हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने कहा चिप्स में ये सारा का सारा रिकॉर्ड है और किसी ने तोड़ मार फाट भी नहीं की। तो कहीं ये तो नहीं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए किसी ने नीचे से शूट किया हो या कोई नीचे से स्ट्राइक किया गया हो जहाज़ को, क्योंकि बर्ड्स भी नहीं आके लगे, तो कोई नीचे से जहाज़ के उड़ते ही कोई चीज़ नीचे से मारी गई हो और जहाज़, और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए दे गेव इट टू FAA। देखिए साहब, 40 सेकंड का दौरान था और उसमें
आप ये कैसे कह सकती हैं कि एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है उस पर मिसाइल ही हिट कर सकता है? अपन ने वीडियो में तो कहीं मिसाइल हिट करते हुए देखा नहीं, और अगर बंदूक की गोली है तो दे कांट गो एंड स्पेसिफिकली हिट अ ब्लैक बॉक्स, तो इट इज एज ऑब्वियस एज दैट। आई हैव नो कमेंट्स बियॉन्ड दैट। अब एविएशन किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएगा? इसका मकसद ये है कि इंडिया अगर इस डेटे को रिट्रीव नहीं कर सका, फेडरल एविएशन के पास ये डेटा बॉक्स, ब्लैक बॉक्स चला गया, तो इसका मकसद ये हुआ कि इससे पहले ये जहाज़ सही इज्जत से उड़ता रहा, अगर आज गिर गया तो बोइंग की गलती थी कि जो डेटा रिकॉर्डर लगाया गया था वो ख़राब था। नहीं, डेटा रिकॉर्डर ख़राब नहीं था, इनके मेंटेनेंस रिकॉर्ड से दे कैन प्रूव और अनप्रूव कि भाई डेटा रिकॉर्डर ख़राब था या नहीं था बिफोर द फ्लाइट। वो मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में से सब आ जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है। लेकिन एज वी नो इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये कि नॉर्मली जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश करता है तो उसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इस केस में जैसे इंडिया की एयरलाइन है तो इंडिया की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ विच इज़ इंडियन DGCA, एयर इंडिया बिकॉज इट इज़ द कंपनी, जहाज़ क्योंकि बोइंग का था तो बोइंग विल बी इन्वॉल्व, और बिकॉज जिस कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर का होता है, यहाँ पे इन दिस केस बोइंग मैन्युफैक्चरर है, तो वहाँ पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है विच इज़ फेडरल एविएशन अथॉरिटी, दे ऑल विल बी इन्वॉल्व, राइट। यहाँ तक तो ये सही हो गई। लेकिन वाई द ब्लैक बॉक्स इज गिवन फ्रॉम इंडिया, वी डोंट नो वेदर दे हैव द फैसिलिटी टू डिकोड, मतलब इंडियन DGCA के परव्यू में होता है, उसके अंडर में जुरिस्डिक्शन में होता कि इसको डिकोड करते, ये नहीं कर पाए या इनके पास फैसिलिटी नहीं है, और दे वर प्रेशराइज्ड के। क्या इससे पहले कभी हिंदुस्तान की किसी एयरलाइन का हादसा नहीं हुआ कि ये रिकॉर्ड तो किए गए? आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, दिस इज ऑल पब्लिक नॉलेज। मैं कुछ भी नहीं कह सकता बिकॉज ये आप गूगल में देख लें कहाँ डिकोड हुए, बहुत आसान है ढूंढना आजकल हर चीज़। फेडरल एविएशन किसको सेव करेगी? बोइंग को सेव करेगी या इंडिया की अथॉरिटीज़ को सेव करेगी कि इंजीनियर्स ठीक थे और बाकी सब कुछ ठीक था? बिकॉज अगर वो बोइंग को सेव नहीं करती तो बोइंग तो डाउन इनटू द डिच है, और उसके स्टॉक्स, उसकी मार्केट, राफेल की मार्केट आगे बैठ गई है। इससे पहले इंडिया का जो 88 आवर्स का एपिसोड हुआ था, उनके स्टॉक्स तो वैसे ही गिरा के मरमरा गए, बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। तो हाउ वुड इट, हु फेडरल एविएशन किसको सेव करेगी? बोइंग को सेव करेगी या इंडिया को सेव करेगी? देखिए, ऑब्वियसली फेडरल एविएशन विल बी बॉदर्ड अबाउट बोइंग, इसमें कोई दो राय ही नहीं। मतलब व्हाई दे वुड बॉदर अबाउट एयर इंडिया? एयर इंडिया फॉर देम इज जस्ट एन एयरलाइन। ऐसी हज़ारों एयरलाइन है जो बोइंग के एयरक्राफ्ट खरीदती। इफ़ गिवन अ चॉइस कि बोइंग को बचाया जाए या एयर इंडिया को बचाया जाए, इट इज़ एज ऑब्वियस एज दैट कि आप कंपनी को बचाएंगे जो आपके मुल्क की है, फॉर फेडरल एविएशन एजेंसी बोइंग, रादर देन आप उस एयरलाइन के। ऐसे तो अच्छी ठीक है, कल को एयर इंडिया नाराज़ होके एयरबस के पास चली जाती, चली जाए, 100 जहाज़ लेती है, 200 लेती, ख़त्म। बोइंग ख़त्म होगी तो क्या हो? इट इज़ अ $149 बिलियन कंपनी एज इट स्टैंड्स टुडे। अगर सिर्फ ये डेटा लीक हो जाता है और ये इंफॉर्मेशन हो जाती है कि जो अब ये लगता है द फेस ऑफ इट, हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है, वी हैव एब्सोल्युटली द सेम नॉलेज विच यू और एनीबडी एल्स हैज गूगल में, वी हैव नो स्पेशल कनेक्शन विथ ईदर एयर इंडिया और बोइंग, क्योंकि ये सब अब इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ आ जाती हैं तो एवरीथिंग इज सील्ड। इवन पीपल हु आर, आई एम नॉट वर्किंग देयर बट आई यूज्ड टू वर्क देयर, लेकिन अब जो काम कर रहे हैं लोग, इवन दे हैव नो एक्सेस टू एनी डेटा। वंस एक्सीडेंट हैपेंस, एवरीथिंग इज सील्ड। एंड इनफैक्ट people who worked on those things, जैसे जो engineers या pilots, अब इस केस में तो unfortunately बेचारे ख़त्म हो गए, they are put on special leave या they are put under investigation, जो उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कि they should not be in a position to tamper with the evidence। आप evidence को कहीं ख़राब नहीं करते, तो ये एक प्रोटेक्शन जोन उसके चारों तरफ आ जाता है। अब जब प्रोटेक्शन जोन बन गई है जिसमें ना एयर इंडिया का बेचारा इंजीनियर किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब चेंज कर सकता है डेटा को, ना पायलट, वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली पैसेंजर्स तो बेचारे हो ही चुके हैं, उनका तो कहीं से भी रोल नहीं। एक तो बच गया, एक बच गया जी। हाउ इट इज पॉसिबल? लुक एट दिस के सारे पैसेंजर जो बचा 240 प्लस में से एक जो बचा उसको चोट ही कोई नहीं आई। ये एक मैंने बड़े बचपन में सुना था, मुझे पता नहीं कबीर के दोहे कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं, ये शायद आपके पाकिस्तान में भी बोला जाता है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।
जिसको अल्लाह बचाए उसको कौन चेके। नहीं, इसमें अगर आप देखें तो जो PIA का हादसा हुआ था कराची, मतलब ये आदमी हकीकत में आई एम सॉरी जहाज में से ही उतरा कि नीचे से ही पकड़ के उसको दिखा दिया। ये कहलाता है फ्रीक बचना। बड़ी मजेदार चीज आपको नहीं मैं जो पूछ जी ये हकीकत में जहाज से उतरा या कोई नीचे से ही पकड़ के दिखा दिया? मजेदार चीज बताता हूँ कि सही में जहाज से उतरा एंड नोबडी कुड बिलीव, क्योंकि ये था सीट 11A और 11C में, मैं भूल रहा हूँ लेकिन सीट 11 में 11A सीट जो है ये अगर आप जहाज की वो देखें द वे दे लेआउट इज कि ये फ्यूल टैंक विंग्स के बिल्कुल पास है और विंग्स के अंदर पूरा फ्यूल होता है और ये जहाज क्रैश हुआ है ना, जहाज के अंदर आग लगी, ये किसी ने नहीं सोचा कि जहाज में आग क्यों नहीं लगी। आग लगी है इस जहाज में, देखें आप जरा क्लिप्स, जहाज के अंदर बिल्कुल आग नहीं कहाँ लगी है, क्रैश हो गया, डिस्टिंग्रेट हुआ है, लेकिन क्या आग लगी है? देखिए आप कहीं क्लिप्स नहीं, मगर फायरवॉल लगी। बना ना एक, ठीक है, लगी आग है। तो लगी। ठीक है, तो फिर फ्यूल टैंक के बाजू में आदमी बैठा हुआ आदमी वो कैसे बच गया? बाथरूम में गया होगा। नहीं उसमें तो सीट बेल्ट बंदी। देखिए, ये चक्कर ये हुआ कि जिस वक्त ये जहाज हिट हुआ है ये वाले साइड का विंग टूट के अलग हो गया। ये इसकी किस्मत, ये किस्मत। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जो अगला मेरा सवाल आपसे आ रहा है कि they will save Boeing, Federal Aviation Boeing। ये मैं नहीं कर रहा, ये तो से अभी मैंने राफेल का जब जिक्र किया तो जब जाहिर है उनकी कारकर्दगी मुतासर कुन कारकर्दगी रही जिसने उनके स्टॉक्स पे बड़ा असर डाला, उनकी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए। इस रिजल्ट पे हाउ वुड इट इफेक्ट बोइंग? मैं आपसे एक चीज़, इसका बहुत ईजी है आजकल। असल में होता है कि ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी स्पैन, लेकिन फॉर्चुनेटली वी आर गोइंग टुवर्ड्स AI जो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और मेमोरी रखती है। लेकिन यहाँ मज़ेदार चीज़ ये, आप सिर्फ गूगल, AI भी छोड़ दें, सिर्फ गूगल करके ये देख लें कि जब 737 मैक्स के क्रैश हुए थे, गूगल का ये बोइंग का कितना स्टॉक गिरा था, वो आसानी से डेटा निकल आए। मतलब ये 2 जहाज क्रैश हुए थे 737 मैक्स, आप वो डेट्स डाल दीजिए और बोइंग का स्टॉक देख लीजिए फ्रॉम दी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो पूरा डेटा सबके लिए अवेलेबल, उतना तो कम से कम गिर ही जाएगा। और बोइंग के नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये देखते हैं कि वो 737 के जब क्रैश हुए थे, 2 जो हुए थे, जो शुरू में बोइंग हैड स्टार्टेड पुटिंग दैट ऑन द एयरलाइन, ऑन द पायलट्स, ऑन द इंजीनियर्स, जो इस केस में हो रहा है। देखिए मैं एक एयर इंडिया का इंजीनियर हूँ बाय हार्ट। बोइंग, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, इस वक्त बोइंग जो है वो इंजीनियर्स पे और पायलट्स पे मरबा डालना चाहती है। बिल्कुल, देखिए इसलिए क्योंकि 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, या तो बोइंग अपने ऊपर ले ले ब्लेम, या एयरलाइन पे डाल दे। तो एयरलाइन पे डाल दे मतलब ये कहे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, मतलब एयरक्राफ्ट वाज परफेक्ट, या तो इसके पायलट्स खराब थे हु वर फ्लाइंग इट, या इसकी इंजीनियरिंग टीम खराब थी हु वर मेंटेनिंग इट, तो वो बोइंग बच जाएगा। फिर अब FAA जो इसमें लेके चला गया ब्लैक बॉक्सेस, वो इसीलिए लेके चला गया कि हम इनके पायलट्स पे डालें या इंजीनियर्स पे डालें, हम जो कहेंगे वो माना जाएगा, क्योंकि डेटा तो हमारे पास है और विदाउट डेटा कोई नहीं प्रूव कर सकता। मगर इंडिया इतनी आसानी से इस दाम में फंस सका, इस जाल में फंस सका? सब ट्रम्प ऐसी चीज़ है जो सऊदी अरबिया जाने से पहले क्लेम करता है कि मैं 600 बिलियन लेके जाऊंगा। और एक और चीज़ मैं आपको मज़ेदार बताऊं, फिर वही स्मॉल शॉर्ट स्पैन वाली या मेमोरी स्पैन वाली चीज़, बोइंग का स्टॉक मैं थोड़ा बहुत स्टॉक में डेबिल करता हूं, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है बोइंग का स्टॉक जो है $159 या $139 था। आप देख लीजिएगा, फिर गूगल में दिख जाएगा, जब ट्रम्प साहब पहुंचे नहीं थे सऊदी अरेबिया। एंड बोइंग इज वन ऑफ द बिग कंपनीज, और ट्रम्प जीत के ही इस बेसिस पे आएगा, आई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ब्रेक अमेरिका ग्रेट अगेन मतलब इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली मेक देम ग्रेट अगेन। और वो इकोनॉमिकली ग्रेट अगेन करने के लिए उसको कंपनीज की वैल्यूज बढ़ानी होंगी। तो उन्होंने वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या किया, वो आए सऊदी अरेबिया और उन्होंने उनसे मैसिव हैंडआउट्स लिए, कतर से जहाज तो गिफ्ट में लिया ही, उनसे पैसे भी लिए और ऑर्डर्स लिए कि बोइंग का ऑर्डर दो। बोइंग का ऑर्डर क्यों दिए, क्योंकि बोइंग जब से प्रॉब्लम है, जब 737 मैक्स की प्रॉब्लम हुई थी, जो मैंने आपसे कहा कि गूगल में आप देखिए जी हाँ, जो गिरे थे जहाज। अब आप मज़ेदार चीज़, फिर वही डेटा देखिए गूगल में, 159 का शायद शेयर था जब ट्रम्प साहब पहुंचे थे सऊदी अरेबिया, आज वो 207 पे चले गए, विच इज़ हाउ मच, 159 से 200 इज ऑलमोस्ट 25% राइज इन द शेयर्स। किस चीज़ के लिए, बोइंग ने क्या कर दिया इतने दिन? जहाज वही है, प्रॉब्लम्स वही है, डोनाल्ड ट्रंप का मैजिक हाथ लगा। जी।
अच्छा, अब यहाँ पे मेरा आपसे सवाल आता है, अब किसी एक का स्टॉक गिरेगा, या एयर इंडिया का स्टॉक गिरेगा या एयर इंडिया का नहीं गिरेगा। मैं ये डिस्ट्रिक्टली बता सकता हूँ कि लोग अब इतने समझदार हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट से ऑलरेडी गॉट अ प्री इंडिकेशन, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 2-3-4 दिन से स्टॉक्स फॉर बोइंग हैव स्टार्टेड फॉलिंग ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट दे से द मार्केट नेवर स्लीप्स। बट फेडरल एविएशन तो बोइंग को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन मार्केट को जैसे अपन बात कर रहे हैं, ऐसे जो कंपनीज के शेयर्स में डील करते हैं उनका फ्यूचर अपना पूरा उस पैसे पे लगा होता है। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद के बोइंग है, टेस्ला है या एयर इंडिया है। उनकी लाइफ सेविंग्स या उनके पूरा प्रोफेशन इज टू, उनका है ही प्रेडिक्शन पे पूरा मॉडल। तो इन अदर वर्ड्स आई थिंक एवरीबॉडी हु हैज बोइंग स्टॉक सेल इट माइट गो डाउन। सेल योर स्टॉक्स, otherwise it might go down. Is that right? No comments. जी रेहान भाई, आप कुछ फरमाएंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा तज्जिया पेश किया है, और वही सवाल रहेगा कि ये ब्लैक बॉक्स उधर क्यों गया, जबकि इन्होंने पहले क्लेम किया कि दिल्ली में इनकी लैब है जो कि उसको डिकोड कर सकती है। तो आखिर उसमें ऐसी क्या डैमेजेस हुई कि वो दे आर अनएबल टू रिट्रीव द डाटा, जो कि वाइटल है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, के जानने के लिए। तो अच्छा, हम अपने मुल्क को हर वक्त अंडरमाइन करते रहते हैं, मगर मुझे लगता है इंडिया भी बाज़ जगहों पे मजबूर हो जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब इज़ डूइंग एवरीथिंग गुड फॉर इंडिया टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मगर अमेरिका के सामने इंडिया को भी झुकना पड़ गया कि इनको अपना ब्लैक बॉक्स जो है अल्टीमेटली देना पड़ गया FAA को, फेडरल एविएशन को देना पड़ गया। तो मगर अगर वो बाय हुक और क्रूक अब वो ये भी ज़बरदस्ती कर लें कि मनवा लें इनसे कि बेगलती एयर इंडिया की थी। टाटा ग्रुप ने तो 1 करोड़ हर एक को देने का वादा कर लिया, मेरा ख्याल है। सब इसमें मैं कुछ कहूँ आपके इस क्वेश्चन? जी सर। आप पहले क्वेश्चन रिपीट करिए तो फिर मैं उसका आंसर दूँ। बहुत शानदार क्वेश्चन है आप जवाब दीजिए। उसका ये है कि आजकल ये जैसे अभी हम आपके सामने बैठे हैं, अगर ये पुराना न्यूज़ मीडिया होता तो एक बड़ा टीवी स्टूडियो होता जो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होता इवेंचुअली, या बड़े कोई बिजनेस हाउस से। सोशल मीडिया इज समथिंग व्हिच कैन बाईपास all other communication channels. This is the power of social media. तो मे बी सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें फैल जाएं और वायरल हो जाएं, एंड इवेंचुअली बोइंग कितना भी दबाए उसको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल हैव टू रिलेंट, और ऐसा हुआ है। देयर हैव बीन प्रेसिडेंट्स। आप बोइंग की बात छोड़िएगा, आपको पता है कि एक पाकिस्तानी मुसलमान, उसको एक कत्ल के हवाले से सज़ा हो गई थी, सज़ाए मौत वो भुगत रहा था। ही वॉज 17 जब ये कत्ल का वाक़या हुआ था। तकरीबन मेरा ख्याल लास्ट ईयर या उससे पिछले साल की बात है कि इसका एक पॉडकास्ट आया, और पॉडकास्ट भी ये लड़का अपनी सज़ाए मौत को भुगत रहा था, लाइफ इन द प्रिजन। और वो एक पॉडकास्ट हुआ तो वहाँ से कोर्ट में वो केस की हेयरिंग दोबारा हुई। दे फाउंड कि ही इज़ नॉट गिल्टी। 17, 18 या 21 साल जेल में रहने के बाद बंदा बाहर निकल आया। उसने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया, माँ बाप का बेटा था। It was total change personality, यानी यंग से वो मैच्योर क्या उम्र, दरमियान की उम्र उसने गुजार दी थी। तो अगर सजाए मौत टल सकती है तो एनीथिंग कैन हैपन। और वो पॉडकास्ट के ऊपर ही ये ट्रुथ अनवेल हुआ था। बिल्कुल, दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली, इट कैन बाईपास ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बल्कि खुद इस चीज़ को एम्पावर किया, क्योंकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा था कि उनका बेटा उनको एक पॉडकास्ट पे लेके गया था, और उस पॉडकास्ट पे उनको बहुत पजीराई भी मिली थी। तो बहरहाल सोशल मीडिया हैज़ इट्स ओन रोल। मैं आपसे एक सवाल और भी कर सकती हूँ, क्या आजकल के दौर में दुनिया, हर आदमी एक फ़्लाइट उड़ती है और लोग उस फ्लाइट को ट्रेस करते हैं कि किस मैप से, किस स्पीड से वो जहाज़, मैं ज़मीन पे बैठ के आई हैव नथिंग टू डू बट आई कैन ट्रेस। वुड यू गाइड अस विद दैट? You mean how it is done or why it is done? Or how it is done, why it is done, both. देखिए, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ इसमें ये कि how it is done, तो ये है कि
there is a GPS system on board, global positioning, which is absolutely same जो अपन गाड़ियों में अपन GPS, Google GPS, तो जब आप रिसीव कर रहे हैं आपकी गाड़ी का वो मैप जो है, मुझे आपका लफ्ज़ अपन बहुत अच्छा लगा, मेरा ख्याल है आज के बाद तो मेरा दिल करता मैं भी अपन ही यूज़ करूँगा। वो अच्छा हुआ आपने अपन नहीं कहा, ये मुझे छेड़ते रहते हैं हैदराबादी स्टाइल से। जी सर। तो उसमें ये कि GPS जैसा आप अपनी गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं और वो गाड़ी बेसिकली आपका ही डेटा जा रहा है कि किस स्पीड से आपकी कार मूव हो रही है और वो मैप पे चलता जा रहा है, मतलब बेसिकली दी डेटा इज बीइंग पिक्ड अप। सिमिलरली आप ये समझ लीजिए कि गाड़ियाँ हवा में उड़ रही हैं, उनका डेटा जा रहा है और वो डेटा आप नीचे भी बीम कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें एक मैं एक थोड़ी सी बात वो करूँगा, जबकि ये बीइंग एन एवियोनिक्स इंजीनियर हम लोग इलेक्ट्रिकल में भी एक एवियोनिक्स है कि ये जो डेटा ब्लैक बॉक्सेस ये कह रहे हैं कि इनका ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से वो नहीं करूँगा क्योंकि ये लोग मेरे ऊपर आ जाएंगे कि तुम ये जो ब्लैक बॉक्सेस ये कह रहे हैं कि रिट्रीव नहीं हो सकते। एक सिस्टम इन्होंने बनाया है जो बोइंग को मालूम है और हम लोगों के इंजीनियर्स को दिया गया है और इवन पायलट्स को दिया गया है, विच इज़ कॉल्ड एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग। सर आप बात कीजिए। मैं वो एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग ये चीज़ है कि जो आपका डेटा DFDR मल्टीपल चीज़ें लेके और स्टोर कर रहा है। इट इज़ जस्ट अ स्टोरिंग डिवाइस। डेटा आ रहा है, जैसे एक कंप्यूटर है वो जनरेट कर रहा है डेटा के फ्यूल की क्या प्रेशर है, फ्यूल फ्लो क्या है, इंजन का टेम्परेचर क्या है, जैसे आपकी गाड़ी में सामने दिखता है। दिस इज डेटा बीइंग जनरेटेड, सेंसर्स पिकअप करते हैं। एक जहाज हवा में उड़ रहा है तो वो डेटा आप इंजीनियर के पास भी आ रहा है। अभी तो वो ब्लैक बॉक्स में आ रहा है। मैं यूँ करता हूँ कि आप जैसे अगर गाड़ी ड्राइव करना है तो आपको दिख रहा है कि मेरा स्पीड क्या है, मेरा इंजन का टेम्परेचर क्या है, आप खुद डैशबोर्ड पे सामने देख रहे हैं। अब ये डेटा अगर हम लेके वहीं बाजू में कोई कंप्यूटर रख दें गाड़ी के अंदर, उसमें रिकॉर्ड हो, और उसमें रिकॉर्ड है, अब हम उस डेटा को बीम कर दें कोई एक सेंट्रल स्टेशन पे, जो हो रहा है एक्चुअली अभी, और वो हम इंजीनियर्स के लिए और पायलट्स के लिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। इसका मकसद ये है, मैं इसको एलेबोरेट भी करती हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती। ये जहाज़ जब उड़ा तो डेटा में जब रिकॉर्ड हुआ, एट द सेम टाइम ये इंफॉर्मेशन उस इंजीनियर के पास भी आई कि जहाज़ किस तरह से, उसके इंजन की शेप क्या है, ये पायलट के पास भी थी और ये ग्राउंड पे भी थी। नहीं, लाइव डाटा जो है वो एक सर्वर को जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में एक सर्वर अगर कहीं पे हब में लगा हुआ है तो वो लाइव डाटा जो है वो उधर भी ट्रांसमिट हो रहा है, और अगर इंजीनियर्स को या उनको उस कंपनी को वहाँ पे उस जगह पे एक्सेस है उस रिट्रीव करने की, देखने की, तो ही कैन सी दिस। देखिए मैं आपको इसको इसके पीछे अब यहीं पे रहें, आप यहीं पे रहें। अभी आपने कहा कि ब्लैक बॉक्स जो है उस पे डेटा रिट्रीव ना कर पाए, दे गेव इट टू FA। अभी आप फरमा रहे हैं कि वो डेटा जो आता है वहाँ से वो एक और सर्वर पे भी आता है, जिससे, तो इसका मकसद है अगर ब्लैक बॉक्स नहीं काम कर रहा तो आपकी एयर इंडिया का वो सर्वर के पास तो वो डेटा आ गया हुआ है। एयर इंडिया का नहीं, ये सर्वर बोइंग के बड़ा क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक का भी होगा, इंजन का भी होगा। बहुत क्रिटिकल पॉइंट बोइंग ने रखे हुए हैं सर्वर। अगेन बोइंग विल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। आप समझ रहे, ये बात निकाली नहीं उन्होंने। हम तो यही शौक थे कि DFDR के लिए रुके क्यों 48 घंटे या 40 घंटे। अब तो डेटा बीम हो जाता है, और इसलिए बीम होता है, मैं उसके पीछे आपको लॉजिक भी बताता हूँ। इसलिए नहीं बोइंग ने बनाया कि कभी क्रैश हो तो हम देखेंगे, इसलिए बनाया टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट। एयरबस से भी बनाया, एयरबस का ये सिस्टम स्काईवाइज कहलाता है। देखिए बेसिकली ये सिस्टम ऐसा है और उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक जहाज आया, जब हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या पायलटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कि एक जहाज आया, फर्ज करिए आपके टोरंटो लैंड हुआ फ्रॉम से न्यूयॉर्क, और उसे 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर जाना है अगेन टर्न अराउंड टू से शंघाई। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो जाके इंजीनियर पहले उसको देखेगा, उसके इक्विपमेंट लाएगा, उसके कंप्यूटर ठीक करेगा, तो 1-1.5 घंटा इज टू शॉर्ट अ टाइम। इसको अवॉइड, दिस इज अ मल्टीपल प्रॉब्लम हैविंग एवरी टाइम, कि हर जगह जब जहाज लैंड कर रहा होता है, बहुत ही एयरलाइन चाहती है कि ग्राउंड पे जहाज रहे ही नहीं, बिल्कुल 1 घंटे या 45 मिनट्स में जहाज सर्विसिंग भी हो जाए, पैसेंजर्स भी चेंज हो जाए, उतर जाए, नए बैठ जाए, क्लीन हो जाए, खाने रख जाए, और जहाज टर्न अराउंड हो जाए। बिकॉज जहाज ये लोग ये कहते हैं ऐसा है जैसे जब तक वो ग्राउंड पे कंपनी का प्रोडक्शन बंद है, तो आपका प्रोडक्शन बंद है तो आपके लॉसेस हैं। तो आपका प्रोडक्शन कब है, जब तक जहाज हवा में उड़ रहा है, क्योंकि दैट इज वेयर यू आर गेटिंग पेड बाय द पैसेंजर। तो इसमें पूरी फ्रॉम द डे द एयरक्राफ्ट और एविएशन इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड, इसमें चक्कर ही ये हुआ है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एविएशन। और एविएशन में क्योंकि देयर इज सो मच मनी इन्वॉल्व, कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी डाल सकते हैं, एंड दे कैन पुट इन एनी अमाउंट ऑफ मनी।
इन रिसोर्सेज एंड इन R&D, रिसर्च एंड डिजाइन। इस केस में इन्होंने ये सिस्टम इसलिए बनाया, नॉट फॉर क्रैशेस और इन्वेस्टिगेशन, इसलिए बनाया कि जब जहाज हवा में उड़ रहा है, एक लॉन्ग फ्लाइट है 7 घंटे की, उसमें डेटा कंटिन्यूसली इज बीइंग बीम्ड टू द सर्वर्स ऑफ बोइंग, ताकि अगला इंजीनियर वो देख सके, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख ले और इवन ऑपरेशंस देख ले। उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स विद देयर, कि वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें कि क्या हमें नेक्स्ट फेज के लिए ये विद इन 45 मिनट्स या 1 घंटे के ट्रांजिट टाइम में व्हाट वी वांट टू डू एंड वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर द एयरक्राफ्ट लैंड्स, कि हमें क्या कंप्यूटर चेंज करना है, क्या चीज़ चेंज करनी है, क्या इक्विपमेंट चेंज करना है। और लाइक मिस्टर रेहान साइड बहुत अच्छे से इन्होंने केमियल गो नो गो कि हम इसको कंटिन्यू फॉरवर्ड कर सकते हैं, विच इज़ अंडर द परव्यू ऑफ द सिविल एविएशन अथॉरिटीज़, कि ये चीज़ें खराब की रह सकती हैं, क्योंकि देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल 4 पैरेलल सिस्टम है, ये खराब हो गया तो इंस्टेड ऑफ डिलेइंग द एयरक्राफ्ट, लेट इट गो टू द नेक्स्ट सेक्टर, वहाँ 3 घंटे का टाइम है, वहाँ हम चेंज कर देंगे। इफ इट इज सेफ। कैसे कंक्लूड करेंगे? टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ रुपया दिया। देखिए जी, विक्टिम्स, और मज़े की बात यह है कि मामला एक से निकला तो अब 2-3 लोगों में आ गया। इंडिया ने नहीं रीड किया तो FA को दिया, FA प्रोटेक्ट करेगी, मगर यहाँ पे इंग्लैंड भी इन्वॉल्व हुआ क्योंकि उस जहाज़ में इंग्लैंड के पैसेंजर भी मौजूद थे। तो अब तो टू मुल्लाज विल स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर ये क्लास एक्शन सूट पे चली जाती है, समथिंग विच इज वेरी फेमिलियर, जब बड़े उस पे होते, तो बोइंग विल हैव टू पे आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो वो तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। Maybe Boeing will have to disintegrate, it will no longer remain, maybe Airbus take over कर। अब आप एयरबस वाले हैं, ट्रम्प साहब नहीं होने देंगे, ये हो सकता है डिफरेंट थ्योरी, बिल्कुल ही रिजल्ट डिफरेंट आ जाए, इसलिए वो नहीं, ये रिजल्ट जब तक डिफरेंट आएगा, जब तक वो छपा। अगर आपको मैं बताऊं, सिंस ट्रम्प केम 150 days, almost 6 months now, it's very disastrous period for Donald Trump for the flight के लिए। मैं आपको एक चीज और बताऊं जिसके लिए बोइंग विल श्योरली किल मी। हाँ, इसलिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन और आपको पता है ये मार भी देते हैं। जी जी, वो जो विसल ब्लोअर्स हैं, दे आर सेइंग कि 5 मर चुके हैं, उसमें मर चुके 6 थे मेरा ख्याल है, 1 रह तो गया। मेरी बीवी तो कह रही थी कि रेहान साहब की दोस्ती, और मैं एक्चुअली बीमारी मेरी नहीं है, आई हैव कम ऑन एन इमरजेंसी लीव क्योंकि माय सम फैमिली प्रॉब्लम वाज देयर, सो आई केम ऑन अ इमरजेंसी लीव हियर। लेकिन बीवी साहिबा ये कह रही थी कि आप इनकी मोहब्बत में मत जाइए, ऐसा नहीं कि आपको उड़ा दे बोइंग, आप क्योंकि विसल ब्लोअर्स आई बिलीव दे वर टोटल नंबर 6, मगर 5 को उन्होंने मरवा दिया, 1 विसल ब्लोअर रह गया है बोइंग का। और मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आप गूगल करके नहीं। अब हम आपको एक बोइंग का डिजाइन फ्लॉ बताते हैं। ये तो छोड़ दीजिए क्रैश, ये चलिए ये छुपा लेंगे, डेटा छुपा लेंगे, मैं आपको एक रियल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम बताता हूँ। आप मुझे 5 मिनट देंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो। ऐसे आपको कहीं लगा कि मैंने किसी जगह पे आपको डिस्टर्ब? नहीं, मेरा मतलब आपका टाइम खत्म नहीं हो जाए, आई डोंट नो। तो 5 मिनट हो सकता है वो 10 भी हो जाए, क्योंकि व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग तो वो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। वो ये है कि बोइंग के 2 हादसे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं ना कि ये एयरक्राफ्ट पायलट्स की या इंजीनियर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें ये कि एक 777 गूगल पे देख लें लोग, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट जो हीथ्रो में, आपको एयर याद है रियाज वो ये बोइंग ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट हीथ्रो में ड्यूरिंग लैंडिंग बोथ इंजन्स शट डाउन। नहीं, उसी की बात की थी ना हमने। हाँ, लेकिन और ये गूगल में है, क्यों? क्योंकि जनवरी 18 2008 जनवरी 18 2008 में ब्रिटिश एयरवेज BA-838 करेक्ट, बीजिंग टू लंदन हीथ्रो, इसमें जस्ट ऑन फाइनल अप्रोच, फाइनल्स ये होता है कि बिल्कुल एयरक्राफ्ट लैंड करने के करीब है, दोनों इंजन जो है वो बंद हो गए फ्यूल स्टारवेशन की वजह से। आदमी कहेगा दोनों इंजन फ्यूल स्टार, लेकिन हुए बाद में उन्होंने फाइंड आउट किया कि उसके जो फ्रीजिंग हो गई, उसमें फ्यूल, लेकिन ठीक है दोनों इंजन बंद हुए। 777 एयरक्राफ्ट। अब ये आप आ जाइए, 787 भी हुआ रिसेंटली जिसमें दोनों इंजन शट डाउन हुए लैंडिंग के बाद, लेकिन दोनों इंजन शट डाउन है, एक नहीं। आपको एक मैं फंडामेंटल इंजीनियरिंग डिजाइन की प्रॉब्लम वो बताता हूँ, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और IT इंजीनियर्स विल फुल्ली एग्री। हमारे जो भी कंप्यूटर्स होते हैं एविएशन के, एंड आई थिंक इट इज सेम, मैं तो एविएशन में रहा हूँ 40 साल, मतलब ऑलमोस्ट 36 ईयर्स। रेहान साहब मेरे सीनियर हैं इतने, लेकिन मैं 36 ईयर्स में मैंने जो देखा है कि हमारा जो भी कंप्यूटर होता है, बहुत सारे सरप्राइजिंग थिंग इज जो हम कंप्यूटर्स कहते हैं वो ऐसे कंप्यूटर नहीं होते जो आपके दिख रहे हैं, लेकिन जो कंप्यूटर का मॉनिटर छोड़ के पोर्शन है उस तरह के बॉक्सेस हैं। प्रोसेसर तो अराउंड 200 बॉक्सेस हैं
एक जहाज में, ये 777 या 787 में, who are doing individual computing, जैसे कोई फ्लाइट कंट्रोल की कर रहा है, कोई इंजन की कर रहा है. It is such a complex machine and we are supposed to learn about it over a period. तो pilots are also extremely skilled and, और मैं ये बता दूँ, एयर इंडिया was my first company. आपने जब भी थोड़ा सा, एंड आई अप्रिशिएट कि इसने मुझे सिखाया और यहाँ तक पहुँचा. आई वॉज जस्ट अ ग्रेजुएट इंजीनियर और बाद में आई केम टू कुवैत एयरवेज. अगर मैंने एयर इंडिया में 13 ईयर्स काम नहीं किया होता और इतनी अच्छी, एयर इंडिया हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग टीम्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग ऑपरेशनल टीम्स ऑल्सो. ये लोग गोरे ये कहते हैं, अभी जैसे आप दूसरे प्रोग्राम में कह रही थी, वो ये समझते हैं कि जितना मेहनत हम लोग करते हैं हमारे एरिया के लोग, क्योंकि वी हैव कम फ्रॉम अ वेरी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे यहाँ कम है, लोग ज़्यादा है, तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कम्स अप. जब मैं एयर इंडिया में ज्वाइन हुआ था, देयर वाज 34,000 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज हु हैड कम फॉर द रिटन टेस्ट एंड ऑल वेर क्लास 1 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स. उसमें से ओनली 41 वर सिलेक्टेड. आप सोचिए, आउट ऑफ 34,000 इंजीनियर्स. दिस इज 1991 बैच. मेरी बैच पूरी जो है वो आज दे आर डायरेक्टर इंजीनियर्स, जनरल मैनेजर्स इन एयर इंडिया. दे आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी. मतलब पूरे इंडिया से स्क्रीन करके उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लिए थे वो बच्चे. अब आज हम बूढ़े लोग हो गए, वही बच्चे जो थे, हम लोगों को ट्रेन किया गया विद सम ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग माइंड्स ट्रेनिंग डिवीजन में, हु वेंट ऑन. ये हमारे यहाँ के इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर्स वर हाइव्ड ओवर बाय सिंगापुर एयरलाइंस, बाय एमिरेट्स, बाय एतिहाद, these places, because they know the value of these engineers. आज ये कह रहे हैं कि ये engineers में खराबी. Same with the pilots. Some of the best pilots are in Air India. Air India is one of the best airlines for engineers and pilots in terms of quality of work. आप मीडिया में कुछ भी कह दीजिए या किसी के लिए भी नाम खराब कर दें, कुछ नहीं होगा. बट द क्वालिटी आई हैव सीन एंड आई हैव वर्कड इन मल्टीपल एयरलाइंस और कितनों से इंटरेक्शन हुई. तो आज ये उठा के बोइंग ब्लेम कर दे इंजीनियर्स को, पायलट्स को. लेकिन कमिंग बैक टू द डिज़ाइन प्रॉब्लम, ठीक है, कोई डिज़ाइन खराब हो गया, होता है कई बार गाड़ियों में कुछ आते हैं रिकॉल्स. टोयोटा में, इसमें बोइंग का जब पहला 777 के 2 इंजन बैठे तो उन्होंने डिज़ाइन फॉल्ट क्यों नहीं, उन्होंने सिर्फ वो जो है फिल्टर्स वो चेंज कर दी. उन्होंने ये क्यों नहीं किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आईटी वाले इससे वो करेंगे इत्तेफाक. जो मैं कंप्यूटर्स की तरफ गया था, कंप्यूटर के अंदर जो एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर्स होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, एक मॉनिटर और एक कंट्रोल. मतलब 2 आइडेंटिकल सेक्शन होंगे, 2 सेपरेट कंपनीज को दी जाते हैं. सेम काम कि ये काम जैसे फ्लाइट कंट्रोल को मूव करने का करेगा, तो 2 पार्ट होंगे. फिजिकली एक कंप्यूटर होगा, उसके अंदर 2 सेपरेट कार्ड्स होंगे, विच आर डन बाय 2 सेपरेट कंपनीज. क्यों कि अगर एक कंपनी ने कोई गलती कर दी तो वो दूसरी कंपनी नहीं कर रही. इट इज एज इफ एक प्रोग्राम फ्रेंच में लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज, एक इंग्लिश में लिखा हुआ है. सो यू कैन नॉट जस्ट टू अवॉइड के सेम टाइप ऑफ गलती नहीं हो जाए दोनों. इतनी केयर की जाती. आपने कैसे 2 इंजन को आइडेंटिकल रख दिया कि उनके फ्यूल ट्रैक्स, उनके ऑयल ट्रैक्स, उनके फिल्टर आइडेंटिकल रख दिए. दिस इज अ फंडामेंटल डिजाइन फ्लॉ. कोई इसकी बात ही नहीं करता. और यही डिजाइन फ्लॉ है जो बोइंग 777 के अंदर, अब 787 में भी यही. आपने रेज किया इस पॉइंट को? किसको कर, बोइंग हमारी बात सुनेगा? एक इंजीनियर जो इंडिया में बैठा हुआ है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड वी विल पुट दिस पॉइंट ऑन मीडिया. इजंट इट सरप्राइजिंग? अच्छा, एक तो ये होता है, चलिए आपने डिजाइन कर दिया, जैसे टोयोटा की भी गाड़ियों में कभी कोई रिकॉल आ जाता है. कैन यू से दिस इन इंग्लिश, दैट हाउ कम दे हैड द सेम डिजाइन ऑफ द. मैं उसको आई फ्रेज इट व्हाट यू प्लीज. व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि इट इज अ फंडामेंटल डिजाइन फिलॉसफी कि when you are designing a system, if you make, say there are 2 identical systems, in this case identical means left engine and right engine, you will design it in such a way that they are different, so that if whatever happens on one engine should not happen identically on the other. मैं इसका एक बहुत सिंपल आपको देता हूँ कि घर में आपके 2 किचन है आइडेंटिकल और उसके 2 सिंक है और उसके ड्रेन लाइन्स हैं. अगर आपने आइडेंटिकल ड्रेन लाइन की, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों सिंक एक साथ क्लॉग होंगे. लेकिन इफ यू मेक एक एस शेप में और एक वाई शेप में, तो हो सकता है ये 10 दिन पहले क्लॉग हो जाए और वो 10 दिन बाद क्लॉग हो. दे विल नेवर गो बैड एट द सेम टाइम. हम ये क्यों नहीं सोच रहे, या बोइंग क्यों नहीं सोच रहा कि मेरे अगर ऑयल फिल्टर्स क्लॉग हुए तो मैं रूटिंग और डिजाइन पूरे चेंज कर दूं उसके, क्योंकि it takes money and Boeing does not want to spend money. Both engines should have different designs, different design, so that, and this same has happened in 787 also, because the same design philosophy. That means, अब मैं आपको बताऊं तो reason क्या है. The reason is कि Boeing was always good as long as it was headed by an engineer. Later on the finance people came in and they wanted cost cutting on everything. आप जहाँ cost cutting करते हैं वो problems होती है. आज एयर इंडिया, मैं आपको एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम बताता हूँ जो मुझे इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन मैं आपको एयर इंडिया की फंडामेंटल प्रॉब्लम. एयर इंडिया, कैन यू बिलीव, इज 5 एयरलाइंस अप्रोक्सीमेटली मर्ज्ड इनटू 1 एयरलाइन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years.
टाटा ग्रुप इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन इंडिया. दे हैव अनलिमिटेड मनी, आप ये कह सकते हैं, ह्यूज बजट्स. लेकिन आप 5 वेरिड एयरलाइंस, विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इन सबको आपने एक साथ जोड़ लिया. यू हैव ब्रॉट इन 5 डिफरेंट एयरलाइंस अंडर वन हेड with totally different cultures, totally different aircrafts, totally different backgrounds. How you can merge them all into one company? What happens to the company culture? What happens to the pilots? How a pilot flying a 737 will jump onto a A320? And because it is company rule, it is being, who's at the head? Somebody who's from the finance or who's from the IT department. Sir, this is same in the international politics as well. There was a time the politicians used to rule, but look at this now in America, billionaires rule America. So It's money which speaks. it's the money what speaks exactly. So President Trump is more a businessman than a politician. But this so is what happens then. that's what is You happening. lose out on quality. मेरा सर आपसे जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक आ रहा है, आपने कहा कि एयर इंडिया के पॉलिटिशियंस, पायलट्स एंड इंजीनियर्स, दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट. What is in it that Prime Minister Modi, he bought 2 planes for himself? He did not hire anybody from Air India or from the pilots. He has his own pilots from the Air Force. Why he did not count on pilots from the airline, and he believes in his own Air Force? He doesn't believe in the pilots जिनके हाथों में आम आदमियों की जिंदगी है. Actually, देखिए, prior to this, when I was working in Air India before this, what used to happen was, जैसे for example अगर 777 एयरक्राफ्ट इन्होंने लिया और एयर इंडिया के पास 777 है, तो very experienced pilots who are flying every day, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट्स एंड इट शुड बी. इसमें फ्लाइंग में करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम विद इंजीनियरिंग, जो आप काम रोज करते हैं, यू विल बी वेरी गुड इन इट. आप वो बहुत एक्सपर्ट भी होंगे, और अगर आप 3 महीने बैठे रहे तो यू विल डेवलप रफ एजेस. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अब ये शायद इनका, पहले ये होता था कि जो एयर इंडिया के कमर्शियल पायलट्स होते थे सिर्फ फॉर 777 एयरक्राफ्ट, और अगर वीआईपी एयरक्राफ्ट भी हमारे यहाँ जो उस वक्त 747-400 होते थे एयर इंडिया के पास व्हेन आई वाज वर्किंग, वो 10 747-400 है, उसमें से एक ग्राउंड करके उसको वीआईपी में दे दिया जाता था. इट वाज केप्ट इन अ स्पेशल सिक्योरिटी चेक फॉर 1 month प्रायर टू द प्राइम मिनिस्टर्स फ्लाइट, और उसको एयर इंडिया के इंजीनियर्स मेंटेन करते थे, बट एक स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अब वो एक सॉर्ट ऑफ इट इज इन अ प्रोटेक्टिव जोन कि कोई डबल स्क्रीनिंग और ये हो कि कोई गलत काम उस पर नहीं हो जाए. नॉर्मल फंक्शनिंग एयरक्राफ्ट. अब ड्यू टू सम सिक्योरिटी, आई डोंट नो ये इन लोगों की वो है कि उन्होंने दे बॉट टोटली 2 सेपरेट एयरक्राफ्ट, मेड देम वीआईपीज एंड दे ब्रॉट इन एयर ताकि फोर्स. उनके अंदर कैमरे ना लगे हों, उनके अंदर माइक ना लगे और अंदर की बात बाहर ना आए. I have absolutely, and we are treading on very bad grounds here, so I cannot comment. I am an Indian. It's a fact, sir. It is a fact. It is a fact. But what I mean to say so is, they bought their own planes. No, what I mean to say here is an Air India commercial pilot who flies every day or 40 hours or 50 hours in a month. इतनी मोदी साहब के तो जहाज़ों की फ्लाइट्स नहीं हो रही. तो मैं सर एक और भी कहती हूँ, जो आदमी झूठ बोलता है उसको सारे झूठे लगते हैं. एक्चुअली दे डू स्पाइंग. अभी ईरान अगर प्राइस पे कर रहा है ना, तो आप इमेजिन कीजिएगा, ये वही लोग हैं जो वहाँ पे ईरान में काम कर रहे थे. अल्टीमेटली दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर मोसाद एंड दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर इसराइल. ईरान ने बहुत से लोग स्पाइस पकड़े हैं, दोज हु वर वर्किंग फॉर ईरान. आपको याद होगा यूएई में भी उनकी बहरिया में काम करते थे, इंडियन स्पाइस को पकड़ा था, फिर एम्बेसी इन्वॉल्व हुई थी. तो नरेंद्र मोदी साहब को पता है कि भाई अगर हमने एयर इंडिया के जहाज़ ले लिए तो कोई एक ऐसा भी चीता पायलट होगा, अंसारी साहब जैसा या आरफा जैसा या जनाब हक्की साहब जैसा, जो शायद हो सकता है अंदर की जो सीक्रेट गुफ्तगू है वो आउट हो जाए. एंड देन ही डिड नॉट हायर एनी पायलट फ्रॉम द एयरलाइन. who are He very hired experienced pilot commercial. from Air Force. the Air Force, so he doesn't count on. नहीं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो these airline pilots, they are so highly skilled, and once they become, But Prime Minister does not count on him. not Prime Minister would not know. मैं इसमें मोदी जी को ब्लेम नहीं करूंगा. मैं तो ये कहूंगा कि जो उनकी सिक्योरिटी डिटेल है, why they did not consider this aspect. उन्होंने देखिए in a way ये वाला रीजन नहीं, लेकिन टू मेक इट सिक्योर, सेपरेट एयरक्राफ्ट, सेपरेट सेट ऑफ पायलट्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पायलट्स और ये एयरक्राफ्ट जो है, दे आर नॉट फ्लाइंग मच. तो पायलट्स को रीसेंसी या करेंसी एक्सपीरियंस नहीं.
मैं तो कहता हूँ उसकी जगह यही एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं दे शुड स्टार्ट फ्लाइंग कमर्शियल इन एयर इंडिया, सो दे कीप मेंटेनिंग देयर करेंसी एंड उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए। एंड व्हेन द पायलट द प्राइम मिनिस्टर वांट्स द एयरक्राफ्ट, दीज पायलट्स कम बैक एंड देन फ्लाई द वीआईपी एयरक्राफ्ट। आप समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि उनका इंटरेक्शन जो है आम पब्लिक से, जनता से बनेगा ना, लेकिन उससे वो ठीक है, दे विल गेन दी एक्सपीरियंस, लेकिन वही इंटरेक्शन जो है दे कुड लीक। नहीं देखिए अपन देखिए जी, दिस द वर्ल्ड इज वेरी वेरी अनसेफ नाउ, यू डोंट नो हु इज विद यू। तो नरेंद्र मोदी साहब इज़ वेरी, बिकॉज उन्होंने जहाज में बैठ के इंपॉर्टेंट बातें करनी है। मुझे बेख्तियार जब जनाब जुनैद अंसारी साहब से मैं बात करी थी, आमिर को शायद याद होगा, इंडिया से एक रिलीजियस लीडर हमारे पास आए थे। ही वाज लीडर ऑफ 500 मसाजिद, उनके बेटे यहीं पे होते हैं, न्यू मार्केट में होते हैं। तो रेहान भाई आपको बताना चाहती हूँ और जनाब जुनैद अंसारी साहब आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर दिखाई, नरेंद्र मोदी साहब के साथ तस्वीर भी उनकी थी और उनको अवार्ड भी कोई मिला था। तो मुझे बाहर बैठ के कहने लगे कि हम पॉलिटिक्स पे कोई बात नहीं करेंगे। मैंने कहा सर, आप वो जो उन्होंने अपनी प्रोफाइल बताई उसके लिहाज से, मैंने कहा जी ठीक है। खैर ही केम इन, तो मैंने उनसे बाहर इतना ज़रूर कहा, मैंने कहा नहीं आपसे एक दो सवाल, कहते नहीं पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं, हम तो रिलीजियस लोग हैं, हम पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करते हैं, हम भी केम हियर, वी स्टार्टेड द शो। एकदम से उनको पता नहीं क्या हुआ, बिकॉज उनको पता था उनका प्रोग्राम मोदी साहब ने भी, और उनको पता था कि ही स्लैप्ड ऑन आवर फर्स्ट फेस एंड ही सेड, आप लोग बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो तो तारीफ़ों के कलावे बोल, एंड आप यकीन कीजिए 2 मिनट के लिए ना मेरे पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। इन्होंने तो जब बाहर बैठ के कोई और ही बात कही थी। एंड आई सेड सर, अगर आप पॉलिटिक्स में जंप करेंगे तो मैं भी जंप करूँगी। खैर ये बदल गए, फिर हमने पेंतरा बदला, बिकॉज आई वांटेड टू रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही वाज माय गेस्ट। 5-7 मिनट के बाद उन्होंने एकदम से फिर अपना पेंतरा बदला। मैंने कहा सर आप इट्स इनफ, आप ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि आप जाके दिखा सकेंगे मैं उसको स्लैप करके आया हूँ मारफा को। नरेंद्र मोदी साहब इज़ डूइंग रॉन्ग। तो मुझे लगता है आज ये अंसारी साहब ने भी अपने आप को बचाया है कि नहीं, I'll come back to it again. Mr. Narendra Modi, he is a political person. He will not know the technicalities. ये होता है कि security also is not technical. They'll come out with provisions. They should always interact with the technical department of an airline in this case. अगर रेल होती तो उससे कि इसके जो सीनियर लोग हैं उनसे ये डिस्कस करते हैं कि ये बेटर है कि हम सेपरेट एयरक्राफ्ट लें, डेफिनेटली बेटर है, इट इज फुल प्रूफ, लेकिन हम सेपरेट पायलट्स लें। अब उनसे कहें अब पाकिस्तान एयरफोर्स के बंदे हायर करें, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स इज बेटर देन इंडियन एयरफोर्स। ये तो आप नहीं कह सकते, दिस इज वेरी डिबेटेबल। बहुत शुक्रिया जनाब रेहान नक्वी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और अंसारी साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया। टुडे देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। फेडरल एविएशन के पास इस वक्त ये डेटा बॉक्स है। वी डेफिनेटली फील सॉरी, हम तमाम के तमाम ये समझते थे कि जहाज़ों में सफ़र करना, मेरी रिक्वेस्ट होगी इन लोगों से मैं एक बार फिर से ट्रैवलिंग कर सकूं। आपको बताइए कि बहुत से लोगों ने प्राइवेट ड्रोन्स भी रखे हुए हैं। अब ड्रोन्स को जो डिलीवरी एजेंसीज़ हैं वो भी हायर कर रही हैं। इसका मतलब है एयर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगी और हर ड्रोन लाइसेंस भी होना बहुत ज़रूरी हो गया है। और अगर इतनी हाइट से ऊपर, आपको याद होगा अमेरिका का भी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक जहाज़ का और एक हेलीकॉप्टर का हुआ था, मगर वो हेलीकॉप्टर अपनी गिवन रेंज से थोड़ा ऊपर था जिसकी वजह से टक्कर लगी थी मैनहट्टन में जो एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं अगला एक और प्रोग्राम ज़रूर करना चाहूँगी कि बहुत सारे ड्रोन्स भी आ गए कि एज एन इंजीनियर आप क्या फरमाएंगे? जी, मैं आपको एक प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ 2 बच्चों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। बड़े सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट दिस ड्रोन जो आप अभी करेंगे। These guys are from Toronto University. They are Pakistani origin, but Toronto University say they are mechanical engineers and very young chaps, hardly 3-4 years experience. They have opened a company here in Toronto where they are working extremely hard to make something like ease out these difficulties. उन्होंने बड़ी revolutionary idea लाए कि they are doing geo mapping sort of, कि ड्रोन को ये sort of they send out signals कि कौन सी मैं लिमिट, जैसे sort of आप ये कह सकते हैं कि envelope, कि ये हाइट, ये उसका एरिया आपने जो बता दिया, इसी एरिया में उसको जाना है। जैसे आप इसको मैं बहुत इजी कर दूं कि एक हाईवे हमने बना दिया इन दी एयर, और वो हाईवे जो है इन बच्चों ने ग्राउंड पे एक सर्वर में बना दिया विच इज बीइंग बीम्ड अप
So the drone can read it and see कि ये हाईवे में इससे बाहर नहीं जाऊँ. आपसे Restricted रिक्वेस्ट है air उनसे, space. आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको ज़रूर लेके आइएगा, बात करने की हम कोशिश करते हैं. जरूर करिएगा आप उनसे. पहुँच चुके यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के 2 स्टूडेंट्स हैं. जनाब जुनैद अंसारी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, इंजीनियर एविएशन में, और जनाब रेहान हक साहब एज एन इंजीनियर 45 साल की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने इसमें. एंड आई थिंक अंसारी साहब इज़ लिटिल यंगर, ही 17 और 18 years of age. No, I'm 57. Almost retirement. Stay tuned. बहुत शुक्रिया आप Thank you. दोनों का. Thank you very much. आप मेरे साथ रहिएगा.